नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे फ्री स्पेस प्रोपेगेशन मॉडल के बारे में, जो कि वायरलेस संचार प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हम पिछले वीडियो लेक्चर में यह जान चुके हैं कि प्रोपेगेशन मॉडल्स का उपयोग रिसीव्ड सिग्नल की पावर का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। फ्री स्पेस प्रोपेगेशन मॉडल का उपयोग भी इसी पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह मॉडल तब इस्तेमाल होता है जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच कोई बाधा नहीं होती और दोनों के बीच स्पष्ट लाइन ऑफ साइट पथ मौजूद होता है। यह मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि रिसीव पावर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की दूरी, जिसे टीआर सेपरेशन कहते हैं, के घातांक यानी पावर लॉ फंक्शन के रूप में घटती है। फ्री स्पेस की पावर की गणना की बात करें तो फ्री स्पेस में ट्रांसमीटर से निकलने वाली रेडियो वेव्स रिसीवर एंटीना तक पहुंचती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यह ट्रांसमीटर और यह रिसीवर दिखाया गया है और इनके बीच की दूरी यानी रिसीवर एंटीना और ट्रांसमीटर एंटीना से जो दूरी है वो d द्वारा दिखाई गई है। यह प्रक्रिया फ्रिस फ्री स्पेस समीकरण द्वारा व्यक्त की जाती है। आइए इसे समझते हैं। फ्रिस फ्री स्पेस समीकरण या फ्रिस इक्वेशन, आप स्क्रीन पर समीकरण 1 देख सकते हैं। PRD इक्वल टू PT/GT/GR लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πD²L। यहाँ PRD दर्शाता है रिसीवर एंटीना पर रिसीव्ड पावर, जो TR सेपरेशन का फंक्शन है। PT दर्शाता है ट्रांसमीटर की उत्सर्जित पावर या ट्रांसमिटेड पावर। GT दर्शाता है ट्रांसमीटर एंटीना का गेन। GR दिखाता है रिसीवर एंटीना का गेन। D है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की दूरी। लैम्डा है सिग्नल की वेवलेंथ और L है सिस्टम लॉस। जैसा कि समीकरण 2 में दिखाया गया है, एंटीना का गेन इसके प्रभावी अपर्चर AE से संबंधित है। G इज इक्वल टू 4πAE बाय लैम्डा स्क्वायर। प्रभावी अपर्चर AE एंटीना के भौतिक आकार यानी कि फिजिकल साइज से संबंधित है। और आप समीकरण 3 में देख सकते हैं कि वेवलेंथ लैम्डा कैरियर फ्रीक्वेंसी f से संबंधित है। लैम्डा इज इक्वल टू c/f और लैम्डा इज इक्वल टू 2πc/ωc। यहाँ f है कैरियर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, ωc है कैरियर फ्रीक्वेंसी रेडियंस में और c है स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड में। अब लॉसेस की बात करें तो लॉसेस आमतौर पर संचार प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में लाइन एटेन्युएशन, फिल्टर लॉसेस और एंटीना लॉसेस के कारण होते हैं। अगर लॉस की वैल्यू L इज इक्वल टू 1 है तो यह दर्शाता है कि सिस्टम हार्डवेयर में कोई हानि नहीं है। फ्रिस समीकरण 1 हमें यह समझने में मदद करता है कि रिसीव्ड पावर ट्रांसमीटर रिसीवर दूरी के वर्ग के रूप में घटती है। यह संकेत करता है कि दूरी के प्रत्येक 10 गुना बढ़ने पर रिसीव पावर लगभग 20 dB घट जाती है। अब बात करें आइसोट्रॉपिक रेडिएटर की। आइसोट्रॉपिक रेडिएटर एक ऐसा आदर्श एंटीना है जो सभी दिशाओं में समान रूप से यूनिट गेन के साथ रेडिएट करता है। प्रभावी आइसोट्रॉपिक रेडिएटेड पावर, इफेक्टिव आइसोट्रॉपिक रेडिएटेड पावर EIRP को समीकरण 4 से परिभाषित किया गया है। EIRP इज इक्वल टू PT/GT। यहाँ PT है ट्रांसमिटेड पावर और GT है ट्रांसमिटेड एंटीना का गेन। प्रैक्टिकल सिस्टम में EIRP के बजाय इफेक्टिव रेडिएटेड पावर यानी ERP का उपयोग किया जाता है, जो हाफ वेव डाइपोल एंटीना के लिए अधिकतम रेडिएटेड पावर दर्शाता है। अब बात करते हैं पाथ लॉस की। पाथ लॉस जो सिग्नल एटेन्युएशन को एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव क्वांटिटी के रूप में dB में मापता है। इसे प्रभावित संचारित शक्ति यानी इफेक्टिव ट्रांसमिटेड पावर और रिसीव पावर के बीच के अंतर को dB के रूप में परिभाषित किया गया है। फ्री स्पेस मॉडल में अगर एंटीना गेन शामिल करते हैं तो पाथ लॉस समीकरण 5 से व्यक्त किया जाता है, जैसे कि PLDB यानी पाथ लॉस इन dB इज इक्वल टू 10 log PT/PR।
PR is received power, PT is transmitted power, और PLdB is equal to minus 10 log GT/GR lambda square divided by 4 pi square D square। अगर एंटीना गेन शामिल नहीं है तो एंटीना का गेन यूनिटी माना जाता है और पाथ लॉस समीकरण 6 द्वारा दर्शाया जाता है, यानी PLdB is equal to 10 log PT by PR is equal to minus 10 log lambda square upon 4 pi square T square। फ्रिस फ्री स्पेस मॉडल केवल PR की उन D वैल्यूज के लिए एक वैलिड प्रिडिक्टर है जो ट्रांसमिटिंग एंटीना के दूर क्षेत्र यानी फार फील्ड में स्थित हैं। अब प्रश्न उठता है, फार फील्ड क्या है? फार फील्ड या फ्राउनहोफर क्षेत्र की परिभाषा की बात करें तो वह यह क्षेत्र है जो ट्रांसमिटिंग एंटीना से परे स्थित होता है, यानी फार फील्ड डिस्टेंस DF को समीकरण 7 द्वारा परिभाषित किया जाता है। DF इज इक्वल टू 2D स्क्वायर अपॉन लैम्डा। DF का मतलब है दूर क्षेत्र की दूरी या फार फील्ड डिस्टेंस। कैपिटल D को दिखाया गया है एंटीना का सबसे बड़ा रैखिक आयाम यानी लीनियर डायमेंशन ऑफ एंटीना। लैम्डा है कैरियर वेवलेंथ और दूर क्षेत्र रीजन में DF को समीकरण 8 की शर्तों को पूरा करना चाहिए, जो हैं DF ग्रेटर देन D और DF ग्रेटर देन लैम्डा। यानी आपका दूर क्षेत्र की दूरी फार फील्ड डिस्टेंस आपके एंटीना के रैखिक आयाम से बड़ा होना चाहिए और एंटीना की वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए। समीकरण 1 में PRD यानी रिसीव्ड पावर का पूर्वानुमान शून्य दूरी मतलब D इज इक्वल टू 0 के लिए नहीं किया जा सकता। इसी कारण लार्ज स्केल प्रोपेगेशन मॉडल्स एक निकट दूरी जिसे हम क्लोज इन डिस्टेंस D0 का भी उपयोग करते हैं, जो एक रिसीव पावर का रेफरेंस पॉइंट है या संदर्भ बिंदु है। संदर्भ दूरी D0 इस तरह से चुनी जानी चाहिए कि यह दूर क्षेत्र यानी फार फील्ड रीजन में स्थित हो, अर्थात D0 DF से बड़ा हो और D0 को मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में उपयोग की जाने वाली किसी भी प्रैक्टिकल दूरी से छोटा चुना जाना चाहिए। इस प्रकार समीकरण 1 का उपयोग करते हुए D0 से अधिक दूरी पर फ्री स्पेस में प्राप्त शक्ति समीकरण 9 से दी जा सकती है, यानी PRD इज इक्वल टू PR D0 इंटू D0 बाय D। रिसीव्ड पावर स्तरों की बड़ी गतिशील सीमा यानी डायनेमिक रेंज के कारण अक्सर DBM या DBW यूनिट्स का उपयोग रिसीव्ड पावर स्तरों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समीकरण 9 को DBM या DBW की यूनिट्स में दिखाने के लिए केवल दोनों पक्षों के लघुगणक यानी लोगरिथमिक को लेकर और 10 से गुणा करना है। उदाहरण के लिए यदि DBM यूनिट्स में प्राप्त शक्ति दिखानी है तो समीकरण 10 की मदद से दिखा सकते हैं। PRD DBM इज इक्वल टू 10 log PR D0 डिवाइडेड बाय 0.001 वॉट। क्योंकि हम इसे मिलीवॉट में दिखा रहे हैं इसीलिए हमने 0.001 वॉट से इसको डिवाइड किया, प्लस 20 log D0 बाय D, जहां PR D0 वॉट में है। DB, DBM और DBW की गणनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए उदाहरण और अभ्यास प्रश्न आपके ई कंटेंट में शामिल किए गए हैं। धन्यवाद।